सर सबसे पहले मैं इनवाइट करता हूं श्याम शर्मा जी को। आइए सर। नहीं 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 सर, जो आपकी दिक्कतें है ना शुगर पूरा कहाँ। अच्छा शुगर के आपके भी हो गए क्या? ये लीजिए सर। एक्चुअली सबकी तो अभी दिक्कत हुई होगी, आज 4-5 दिन से। 4-5 दिन से ही हुई है। 4-5 दिन जाके आ रहे हैं उनको हमारे सही है सर, है ना। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सबसे पहले तो थैंक यू, आप सभी इतना जल्दी उठ के हम सबको सुनने आए। और खासा मैं ये मानता हूँ कि सुनने तो आए हैं आप, पर बदलाव ज़्यादा पड़ेगा नहीं, क्योंकि हम वही चीज़ें बताएंगे, छोटी मोटी जो चीज़ें हैं जो आप सभी लोग जानते हैं कि अपन को क्या करना है क्या नहीं, सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन की देरी रहती है। हम लोग बताएंगे कि रिविजन करना है, तो मेरे को नहीं लगता आप में से कोई ऐसा स्टूडेंट होगा जो यह चाहेगा या जो यह सोचेगा कि रिवीजन जरूरी नहीं है। आपको पता है रिवीजन करना है, आपको पता है मेंस की आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करनी है तो करनी है, हम भी वही बताएंगे, सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन की देरी है। पर कुछ 3-4 चीजें हैं जो मैंने फॉलो करी, जो मुझे लगता है कि आपको बतानी चाहिए, आप भी फॉलो करें तो बहुत यूजफुल रहेगा। तब उनमें से कुछ चीजें जो हैं, पहली चीज तो यह है कि रिवीजन जैसा सबको पता है इंपॉर्टेंट है, बट रिवीजन करा कैसे जाए। तो जो मैंने फॉलो करा था वो यह था कि एक रिवीजन होता है कि अपन नोट्स को देख रहे हैं, उसको पढ़ रहे हैं, ठीक है, शुरुआत से लेके अंत तक अपन ने जो पढ़ा, अपन ने पढ़ लिया, आगे बढ़ते गए पढ़ लिया। उससे क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ अपन देखते हैं, उसको ही पढ़ते चले जाते हैं, बट अपन को रिवाइज नहीं करना, अपन को रिकॉल करना है। अब रिकॉल कैसे करेंगे आप? रिकॉल ऐसा कर सकते हैं कि आप जितने नोट्स हैं आपके उनको लिख लिख के याद करें। अब लिख लिख के याद करेंगे तो क्या होगा, आपकी जो मेंस की राइटिंग प्रैक्टिस है वो भी इंप्रूव होगी और आप उसको रिकॉल कर पाएंगे। क्योंकि जब किताब बंद होगी और तब आप अपने मन मस्तिष्क में सोचेंगे कि मैंने वो क्या लिखा था, तब उसको उसकी बहुत एड रहेगी और वो अंत तक आपकी मेमोरी में आपके साथ रहेगा। तब रिवाइज ऐसे मत करना कि आप शुरुआत से लेके एंड तक उसको पढ़े जा रहे हो, बस पढ़े जा रहे हो, उसको रिकॉल करने की कोशिश करना, वो आपकी मेमोरी में बहुत समय तक रहेगा। और हो सके तो लिख लिख कर रिवाइज करना, वो भी आपकी मेमोरी में बहुत समय तक रहेगा। तो रही बात रिवीजन की। अब रिवीजन के अलावा एक मेजर जो डाउट सबका रहता है वह रहता है आंसर राइटिंग का। तब आंसर राइटिंग का सर शुरुआत से ही आप सबको बताते होंगे कि जो मेंस का जो खेल है वो सिर्फ और सिर्फ आंसर राइटिंग का है, इसके अलावा कुछ नहीं है। क्योंकि ऐसी कोई नई चीज या ऐसी कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज मेंस में नहीं पूछी जाती है। अब आप सबने डिस्कस करा होगा, जैसे अपना सिविल का जो हमारा पेपर था, तो सिविल के पेपर में पहला क्वेश्चन क्या होगा, द बेसिक क्वेश्चन ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड, वो क्या होता है, डिफाइन डिक्री। ठीक है, तो जो 2 दिन सीपीसी पढ़ता है उसको भी वह मालूम है और जो 2 साल पढ़ता है उसको भी वह मालूम है। फर्क कहां आ जाता है? फर्क यह आ जाता है कि जिसने उस डिक्री की डेफिनेशन को 50 बार लिखा है अपने हाथों से, वो ज्यादा नंबर पाएगा, आधा या 1 नंबर, जिसने सिर्फ और सिर्फ उसको पढ़ा है। तो आंसर राइटिंग क्या खेल करेगा कि आप जैसे ही अपना सब्जेक्ट कंप्लीट करें, उस सब्जेक्ट के आंसर लिखना स्टार्ट कर दें। बेसिक बेसिक चीजें हैं, तुम जो क्वेश्चंस तुम्हें लगता है ना कि हाँ ये पूछी जा सकती है, यही इंपॉर्टेंट है, उनका हर दिन हर रोज आंसर राइटिंग लिखनी स्टार्ट कर दें। ये महीना 1.5 महीना तुम रोज की आंसर राइटिंग लिखोगे, तब तुम्हें खुद को महसूस हो जाएगा कि तुम्हारी राइटिंग इंप्रूव हो रही है, तुम्हारी स्पीड इंप्रूव हो रही है और तुम रिकॉल बहुत अच्छे से कर पा रहे हो। तो मैंने जैसे आंसर राइटिंग में जो फॉलो करा था वो फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे फॉलो करा था, जब सर ने एविडेंस में सर जेम्स फिट्जस्टीफन जब पढ़ाते हैं, उसी दिन से आंसर राइटिंग स्टार्ट करी थी। तो उस दिन से तुम अपन क्या कर सकते हैं, अपन ये कर सकते हैं कि एक डे का पर्टिकुलर एक आवर डिवाइड कर लो, कि जैसे मान लो 4:30 to 5:30 है, इस एक आवर के अंदर अपन को बैठना है और बैठ के सिर्फ और सिर्फ आंसर राइटिंग लिखनी है। क्योंकि इतना अब अपने को दिमाग में इतना समझ आता है कि अपन एक घंटा लॉ लिख सकें, ठीक है। तो वो एक आवर पूरे दिन में डिसाइड कर लो कि आई हैव टू राइट आंसर्स।
बहुत सा दिन ऐसे भी आएगा जब आपको लिखा नहीं जाएगा, जब आपका मन नहीं करेगा लिखने का, पर उसमें भी वो 1 घंटा बैठो, वो 1 घंटा बैठोगे, कुछ लिखोगे नहीं, 2-3 दिन में अपने आप से खुद से सवाल करोगे कि मैं क्या कर रहा हूं, और फिर नेक्स्ट डे अपने आप लिखने लग जाओगे। तब वो हर दिन की आंसर राइटिंग प्रैक्टिस स्टार्ट करो, वो मेंस में जाके तुम्हें बहुत हेल्प करेगी। अब जैसे ये जो प्रैक्टिस है, ये मेरे भी कई 3-4 फ्रेंड्स ने फॉलो करी थी, और सर के भी जो स्टूडेंट्स हैं उन सब ने फॉलो करी थी। तब हाल ये रहा मेंस के समय पे, जब बहुत से बच्चों का मेंस का पेपर छूटा था, तो हम लोगों का 20 से 25 मिनट पहले दोनों पेपर हो गए थे, और वो बहुत बड़ा तुम्हें एज दे जाता है जब तुम इतना जल्दी पेपर कर लेते हो और उसी समय में उस मेंस के पेपर को रिवाइज कर लेते हो। तो ये कैसे होगा, ये तब होगा जब तुम रोज की आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करोगे, जब तुम्हारे लिए वो मेंस का जो पेपर है वो नया नहीं लगेगा। तब जब तुम रोज की ये प्रैक्टिस करोगे तो बहुत ज्यादा बेनिफिशियल इन दी एंड वो चीज रह जाएगी। और तीसरी चीज एक जो मैं इंपॉर्टेंट बताना चाहूंगा वो ये कि जो फ्रेशली अपन स्टार्ट करते हैं ना, जिनकी जस्ट कॉलेज अभी खत्म हुई है और अपन सोचते हैं कि अपन को अब ये नेक्स्ट अटेम्प्ट देना है, तो मन में एक ये थॉट रहता है कि अभी मैं प्रिपेयर्ड नहीं हूं, ये वाला अटेम्प्ट मैं छोड़ता हूं या हाफ हार्टेडली देता हूं और नेक्स्ट अटेम्प्ट में दूंगा। तब ये तुम्हारी जिंदगी की 1 साल की भूल होती है। तुम ये सोचोगे कि मैं अभी हाफ हार्टेडली दूं और नेक्स्ट ईयर फुल हार्टेडली दूंगा, तो ये 1 साल तो तुम्हारा वेस्ट जाएगा ही जाएगा। तुम नेक्स्ट ईयर सोचोगे कि मैं फुल हार्टेडली दूंगा, जो मैं तुम्हारा 100% में मैं अपना 100% लगाऊंगा, तो हो सकता है वो एग्जाम के लिए 100% ना हो, तो तुम वो साल भी बर्बाद करोगे और 1 साल जो तुमने हाफ हार्टेडली दिया वो भी तुम बर्बाद करोगे। तब हमेशा जो भी अपना अटेम्प्ट दो, पहला ही अटेम्प्ट दो, चाहे वो फुल हार्टेडली दो और पूरी जी जान लगा के दो। इससे तुम्हारा बहुत समय जाएगा और तुम्हें शुरुआत में ही तुम्हें यह पता लग जाएगा कि मेरी गलतियां कहां रह गई, तो उससे तुम्हारा क्या साल वेस्ट नहीं होगा। और जो फर्स्ट अटेम्प्टर्स हैं वो हमेशा यह सोचते हैं कि अपने साथ बहुत ही एक्सपीरियंस्ड लोग हैं, ठीक है, जिन्होंने पता नहीं कितनी बार रिवाइज कर रखा है, कितने आंसर्स लिख रखे हैं, बट तुम हर बार का जब रिजल्ट देखोगे ना, तो जो मेजॉरिटी ऑफ प्रोपोर्शन स्टूडेंट्स होते हैं ना, वो हमेशा फर्स्ट अटेम्प्टर्स रहते हैं। क्योंकि जो फर्स्ट अटेम्प्ट का जो जुनून है ना, जो तुम रातों को जग जग करके भी पढ़ सकते हो, वो वापस नहीं आएगा। तुम फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आते आते धाप जाओगे कि यार यही तो चीज मैंने अभी पढ़ी थी, यही चीज मैंने अभी पढ़ी थी। तो फिर ये गौर करके देखना कि तुम एक बार उसको जब 1 साल में नहीं पढ़ पा रहे हो, तो तुम अगले साल कैसे खींचोगे। जो लोग सेकंड थर्ड अटेम्प्ट में करते हैं, उनके वह पेशेंस काबिलियत तारीफ है कि उन्होंने इतना समय पेशेंस लगाए रखा, पर सबके पास इतना पेशेंस नहीं होता है। तो पहला ही अटेम्प्ट देना और पहला ही अटेम्प्ट बहुत अच्छे से देना, अपनी जी जान झोंक के देना, ताकि उसमें से कुछ अपन मिस ना कर दें। अपना पूरा 100% लगा के दो, उसके बाद नहीं होता है तो कम से कम अपन को यह तो पता लगेगा कि गलती रह कहां गई। तो पहला अटेम्प्ट दो, पहला अटेम्प्ट मन मस्तिष्क बना के दो कि मेरे को सबसे अच्छे से देना है, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चंस थे जो स्टूडेंट्स के आए हैं, तो मैं उनको एड्रेस कर देता हूं। जैसे पहला क्वेश्चन है आकाश जोरवाल जी का। तो ये क्वेश्चन है कि हाउ टू प्रिपेयर लेटेस्ट केस लॉ। अब लेटेस्ट केस लॉ की एक बुक आती है जिससे मैंने प्रिपेयर करा था, एक समर्थ अग्रवाल की बुक आती है, परीक्षा मंथन की शायद, जिसमें लेटेस्ट केस लॉज हर सब्जेक्ट के दिए हुए होते हैं। तो वो बुक लो और उस बुक को, जो केस लॉज हैं उन बुक को सिर्फ बुक में मत रहने दो। जो सर नोट्स बनवा रहे हैं ना, उनमें जो भी तुम्हें इंपॉर्टेंट केस लॉ लगे उन नोट्स के अंदर ही उनको इम्बाइब करो, ताकि हर चीज जो है तुमको सोर्सेज अपने चेंज ना करने पड़े। अगर तुम सब्जेक्ट रिवाइज कर रहे हो तो ऐसा ना हो कि मैं नोट्स भी पढ़ रहा हूं, साथ में बुक भी पढ़ रहा हूं और कुछ भी पढ़ रहा हूं। हर चीज जो है वो उस नोट्स में होनी चाहिए। तो ये जो किताब मैं बता रहा हूं, इसको तुम देख सकते हो अगर तुम्हें सही लगे तो। उसमें रीसेंट केस लॉज हैं, उनको अपने जो नोट्स आएंगे उनके अंदर इम्बाइब करते चलो। और फिर है सुप्रीम कोर्ट केस लॉज के ऊपर क्वेश्चन। तो सुप्रीम कोर्ट केस लॉ के मैं बताऊं तो अभी से ही अपनी ये प्रैक्टिस रखो। बहुत से लोगों की कॉलेज के टाइम से भी प्रैक्टिस होगी, लाइव लॉ और बार एंड बेंच को फॉलो करना। तब इसको अपनी डेली प्रैक्टिस बना लो कि एक पर्टिकुलर टाइम है, हाफ एन आवर, जिसके अंदर मैं लाइव लॉ और बार एंड बेंच इनको मैं देखूंगा ही देखूंगा। क्योंकि बहुत से लैंडमार्क जजमेंट्स आते हैं जो ये लोग कवर करते हैं, जो अपन जनरली के अंदर अपन नहीं कवर कर पाते हैं। तो जिस भी आंसर्स में आप अगर वो केस लॉ अपने इम्बाइब करते हो, तो वो एडेड एडवांटेज देता है आधे और 1 नंबर का। और आधे और 1 नंबर का एडवांटेज वो लोग बता सकते हैं जो आधे और 1 नंबर से बने हैं या आधे और 1 नंबर से रहे हैं। तो ये सुनने में बहुत छोटा सा लगता है कि आधे नंबर से क्या, कि एक केस लॉ से क्या, पर वो आधा नंबर आपको वहां से यहां या यहां से वहां ला सकता है। तो उसके ऊपर कभी कॉम्प्रोमाइज मत करना। रोज का
अब एक वेबसाइट और है, एक तो लाइव लॉ है, बारन बेंच आप जानते हैं, एक द लीफलेट करके वेबसाइट है। तो वो द लीफलेट जो वेबसाइट है उसको फॉलो करना स्टार्ट करो। वो बहुत ही ल्यूसिडली जो करंट डेवलपमेंट्स हैं लॉ के उनको बताते हैं और वो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। अब दूसरा क्वेश्चन है, द क्वेश्चन शुड आई ऑल्सो मेंशन सेक्शन नंबर फर्स्ट और राइट समथिंग अबाउट टॉपिक इन मेंस आंसर राइटिंग। अब सेक्शन नंबर की बात रही मेंस आंसर राइटिंग के अंदर, तब सेक्शन नंबर जो स्पेसिफिक होता है, मैं जानता हूं कि आप जब अंत तक मेंस तक पहुंचेंगे ना तो बहुत से मेजर सेक्शंस है ना आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे, आपको उसके लिए अननेसेसरीली एफर्ट करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो मेंस में जैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जैसे कंपनसेटरी कॉस्ट के बारे में क्वेश्चन पूछा गया, तो आप सब लोग बता तो देंगे, पर वो एडेड एडवांटेज जो आधा एक नंबर का जो मिलेगा वो किस कारण से मिलेगा, जिसने वहां पे एग्जैक्ट सेक्शन नंबर लिखा है और एग्जैक्ट बेयर एक्ट की लैंग्वेज लिखी है। तो सेक्शन नंबर इंपॉर्टेंट है। और मैं आंसर राइटिंग के अंदर ऐसा करा करता था कि अगर कोई क्वेश्चन आया है तब उसका शुरुआत में ही उनको सेक्शन नंबर बता दो, ताकि जो चेक कर रहा है, एग्जामिनर जो चेक कर रहा है, उसको यह अंदाजा हो जाए कि हाँ इसको पता है। पहले अपनी स्टोरी बताने से पहले सेक्शन नंबर बता दोगे तो वो क्लियर हो जाएगा एग्जामिनर के माइंड में भी कि हाँ दिस पर्सन नोज, ताकि वो चेक करेगा तो वो उस माइंडसेट के साथ चेक करेगा। ठीक है। फिर है हाउ टू स्टार्ट आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, तो उसका मैंने बता ही दिया। दिन का एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड फिक्स कर लो कि उसमें मुझे आंसर राइटिंग करनी है तो करनी ही है। और ये आंसर राइटिंग तुम कैसे कर सकते हो, जैसे मैं जो करा करता था, अपन ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो अभी तक सबने देख ही लिए होंगे, इसके साथ साथ सिंगल्स की एक अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस की एक बुक आती है, तब उसमें क्या करो, राजस्थान और एमपी इनके क्वेश्चंस को मार्क कर लो। अब इनके क्वेश्चंस को अपन मार्क कर लेंगे ना, तो उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस को ऐसे रैंडमली क्वेश्चंस ओपन करो और उन्हीं क्वेश्चंस को सॉल्व करते जाओ। कि एक 45 मिनट्स की एक्सरसाइज हो गई कि उसमें राजस्थान और एमपी के जो क्वेश्चंस आ रखे हैं, ठीक है, एक क्वेश्चन देखा उनका आंसर लिखा, दूसरा क्वेश्चन देखा उसका आंसर लिखा, तीसरा क्वेश्चन देखा उसका आंसर, जैसे अपन टेस्ट देते हैं वैसे ही। तो ये 45 मिनट्स की ये प्रैक्टिस करो, उसके बाद 15 मिनट्स में उन आंसर्स को चेक कर लो कि मेरी गलती कहां हो गई। उसको बेयर एक्ट से तुम स्वयं चेक करोगे ना कि ये बेयर एक्ट की लैंग्वेज मैंने नहीं लिखी, ये गलत लिखी, तब वो जो मिस्टेक करके तुम उसको सही करोगे ना तो वो अंत तक तुम्हें याद रहेगी। तो रोज की प्रैक्टिस ये करो कि उसमें जो क्वेश्चंस दे रखे हैं उनको खुद सॉल्व करो और उसमें से खुद चेक करो और सही करते जाओ। तो आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस मैंने ऐसे करी थी। फिर हाउ टू मेक शेड्यूल एंड स्टिक टू इट। अब शेड्यूल, जैसे सर ने भी एक बार क्लास के अंदर ये बात कही थी कि शेड्यूल पढ़ाई का नहीं बनाया जाता, शेड्यूल पढ़ाई के अलावा की चीजों का बना जाता है। जब ये दौरान अपन प्रैक्टिस जब अपन कर रहे होते हैं तब शेड्यूल बनाओ, तो शेड्यूल दूसरी चीजों का बनाओ कि इस पर्टिकुलर टाइम पे मुझे ये करना है। शेड्यूल ये मत बनाओ कि मेरे को ये 4 घंटा ही पढ़ना है। तुम्हें पढ़ना तो जिस वक्त समय मिले तुम्हें उस वक्त पढ़ना है। तुम्हें खाना खाना है तो वो शेड्यूल पे खाना है कि मुझे इस समय खाना खाना है। पढ़ने का शेड्यूल मत बनाओ, वरना बहुत लिमिट कर दोगे तुम अपने आप को कि मेरा तो शेड्यूल हो गया और बहुत ही रिलैक्स्ड हो जाओगे। तो शेड्यूल दूसरी चीजों का बनाओ कि मुझे दूसरी चीजें क्या करनी है। ठीक है। और हाउ टू बी कंसिस्टेंट टू इट, तो कंसिस्टेंट तो मैं मानता हूं कि जो शेड्यूल, जैसे हम सभी ने शेड्यूल बनाया होगा, कंसिस्टेंट ऐसा नहीं है कि हम सप्ताह के 7 दिन हम कंसिस्टेंट रहे होंगे। बहुत से दिन, मतलब आज से अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि आज से 2 दिन पहले हम स्वयं सभी डाउट में थे कि क्या हमारा होगा नहीं होगा, तो वो हमारी तैयारी के दौरान में भी हम डाउट में ही थे। वो आप सभी के मन में डाउट आएंगे। तो कंसिस्टेंट ऐसा नहीं है कि आप 365 दिन कंसिस्टेंट रहोगे, बहुत से दिन नहीं भी रह पाओगे। बट जिस दिन कंसिस्टेंट ना रह पाओ तो ऐसा मत करना कि आप डेली 10 घंटे पढ़ते हो, तो जहां पे कंसिस्टेंट ना रहे तुम बिल्कुल ना पढ़े। जहां कंसिस्टेंट ना रहे तुम्हें 4 से 5 घंटा पढ़ना है, वो इनकंसिस्टेंसी है। तुम ये सोचो कि मैंने 4 दिन पढ़ लिया, 5 दिन आराम कर लिया, तो ऐसा करोगे तो वो 4 दिन का भी सब गुम हो जाएगा। तो वो कंसिस्टेंट तुम्हें ऐसे रहना है। और वी ऑल फेस एंजाइटी एंड फील प्रेशर्ड व्हाइल प्रिपेयरिंग। तो प्रेशर और एंजाइटी का मतलब ये है कि शुरुआत करने का अपन सबके पास वाय है एक, कि अपन को क्यों करना है। मतलब अपनी जो हालिया परिस्थितियां हैं, चाहे तुम्हारी स्वयं की हो चाहे घर की हो, तुम में से कोई ऐसा नहीं है कि मैं 100% उसमें खुश हूं ताकि मैं कंटिन्यू करूं। तुम सबको उसको बदलना है। तो इससे बड़ा वाय क्या होगा। तो अगर तुम्हें उसे बदलना है तो ये सवाल तो खुद निरर्थक हो जाता है कि तुम ये पूछो कि मैं मोटिवेटेड कैसा रहूं। मोटिवेटेड रहने का तुम्हारे पास कारण है, तभी तुम इस क्लास में बैठे हो। तो हमेशा जब भी डिमोटिवेटेड रहो तो उस कारण को याद करो और फिर आगे बढ़ो। और वो आएगा, सभी के में आएगा। ऐसा नहीं सोचना कि मैं मोटिवेटेड में नहीं रहा, मैं 1-2 दिन तो मेरा क्या होगा, वो सभी के दिमाग में आता है। तो उससे ज्यादा घबराने की आवश्यकता है नहीं। और
हाउ टू मेमोराइज केसेस, तो मेमोराइज केसेस का वो है जो नोट्स के अंदर तुम अगर इनकलकेट करते हो, जैसा मैं बता रहा हूँ लाइव लॉ है और उन सब जो वेबसाइट्स है उनको इनकलकेट करते हो, तो उन्हीं नोट्स को तुम बार बार रिवाइज करोगे तो अपने आप मेमोराइज हो जाएगा। मेमोराइज करने की तुम्हें शुरुआत में अपन सोचते हैं कि इतना वास्ट सिलेबस याद कैसे रहेगा, पर अंत तक जाते जाते तुम सब यही पाओगे कि इतना वास्ट सिलेबस मुझे याद कैसे हो गया, क्योंकि मेंस तक तुम दोगे, तुम कम से कम मतलब 2 डिजिट्स जो रिविजन है वो सभी का होगा, तो अंत तक आते आते वो सब अपने आप याद हो जाएगा। एक चीज को तुम 10-20 बार पढ़ोगे तो उसकी इतनी ज्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है कि मेरे को याद कैसे रहेगा, उसको रोज पढ़ोगे, रोज रिवाइज करोगे तो वो याद होते चले जाएगा। गुड क्वालिटी आंसर्स, तो आंसर्स गुड क्वालिटी आंसर्स तो ऐसा है, आंसर्स लिखो, शुरुआत के जो 2-3 आंसर्स लिखोगे वो सर से चेक करवा लो, सर बता देंगे तुम्हें कि कहाँ गलती रह गई कहाँ नहीं गलती रही, तो उसी गलती को सुधारते चलो और फॉलो करते चलो। आंसर राइटिंग कोई इतनी बड़ी चीज नहीं होती है, सिर्फ कंसिस्टेंसी की बात रहती है, उसको रोज लिखोगे तो अपने आप सुधर जाएगा। और आंसर्स भी जो हैं जैसे डीजेएस है और एचजेएस है वहां पे अलग क्वालिटी के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, है ना, तो ऐसे क्वेश्चंस राजस्थान में नहीं आते हैं, तो तुम्हें सिर्फ और सिर्फ यह ध्यान रखना है कि जो बेयर एक्ट की लैंग्वेज है वो बेयर एक्ट की लैंग्वेज तुम उतार पाओ। मतलब सब लोग ये कहते हैं कि जो है तुमको समझने की आवश्यकता है, बेसिक समझने की आवश्यकता है, तो सर यही बताया करते हैं कि समझने के साथ साथ रटना तो तुम्हें है ही, क्योंकि उसका एक्सेप्टेंस जो है कि मैं रट के बना हूं तो वो एक्सेप्टेंस थोड़ा डेनिग्रेटिंग रहता है, बट तुम्हें रटना है, सभी को रटना है कि बेयर एक्ट के हर एक इंपॉर्टेंट सेक्शन तो तुम्हें एग्जैक्ट याद होने चाहिए मेंस तक, तो वो रटते जाओ तो उससे क्वालिटी ऑफ आंसर्स अपने आप इंप्रूव होगी। जब बेयर एक्ट के जो एग्जैक्ट चीजें हैं जो लिखी हुई हैं वो तुम आंसर्स में डालोगे तो इट विल हेल्प यू। और फिर फर्स्ट टाइमर के लिए व्हाट शुड बी द माइंडसेट ऑफ फर्स्ट टाइमर, माइंडसेट ऑफ फर्स्ट टाइमर यही होना चाहिए कि ये फर्स्ट एंड द लास्ट टाइम है, कि इसके आगे मेरे को नहीं खींचना है। इसी माइंडसेट के साथ करोगे तभी मोटिवेशन कंटिन्यू कर पाओगे, वरना जर्नी तो जो है अंतहीन है कि ये भी फर्स्ट भी हो गया, सेकंड भी हो गया, थर्ड भी हो गया, फोर्थ भी हो गया, तो ऐसा कभी नहीं होगा। फर्स्ट सोच के चलो कि मेरे को ये लास्ट ही करना है और मेरे को 100% अपना देना है, तभी जाके तुम एग्जर्ट कर पाओगे। और फर्स्ट टाइम जितनी मेहनत कर पाओगे उतनी आगे समय पे नहीं कर पाओगे, वो फर्स्ट ही टाइम पे कर पाओगे, आगे नहीं कर पाओगे। तो यही सोच के आगे की तैयारी करो। और राजस्थान स्टैटिक जीके एंड एग्जाम, तो ऐसे से रिलेटेड आती हैं जो राजस्थान की चीजें आती हैं, तो ऐसे से रिलेटेड तो कई सारी किताबें आती हैं। मैंने जो किताब फॉलो करी थी, एक दृष्टि आईएएस की आती है, दृष्टि आईएएस की निबंध से रिलेटेड एक किताब आती है, एक उसको देखो, एक परीक्षा मंथन की निबंध मंथन आती है, उनको फॉलो करो। तो मेंस के टाइम तक अगर उन किताबों को भी आप पढ़ लेते हो ना पूरी पूरी, तो वो तुम्हें बहुत ही एडेड एडवांटेज ऐसे के टाइम पे देगा। और एसेज में सर ने शायद अभी बता दी होगी या सर तुम्हें बता देंगे कि रोज की हिंदी लिखनी है तुम्हें, है ना, रोज का 1 पेज हिंदी लिखना है। तो वो रोज का 1 पेज हिंदी लिखो, वो आज से ही लिखो, क्योंकि जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं हमको बहुत ज्यादा समय हो चुका है हिंदी लिखे हुए, कोई बेसिक सा सेंटेंस फॉर्म करने में हमें जोर आता है, ठीक है, एक वो भय बन जाता है कि हिंदी अपन लिखेंगे कैसे। पर इस बार के भी रिजल्ट के अंदर तुम ये पाओगे कि जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं उनके इंग्लिश से कंपैरेटिवली हिंदी में ज्यादा अच्छे मार्क्स आए हैं। तो इसी कारण से आए हैं क्योंकि सभी ने हिंदी को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करा है। तो फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे, जैसे हिंदी में मैं जनसत्ता करके न्यूज़पेपर आता है एक, तो जनसत्ता न्यूज़पेपर का एडिटोरियल बहुत अच्छा एडिटोरियल आता है वो, तो उस एडिटोरियल को पढ़ो और उससे 2 पेज रोज के लिखो हिंदी के। वो रोज के लिखोगे तो महीने भर में तुम्हें खुद को एहसास हो जाएगा कि मेरी हिंदी इंप्रूव हो रही है। और एक बार वो एहसास आ गया ना कि आई कैन राइट हिंदी, उसके बाद वो डर निकल जाएगा, क्योंकि शुरुआती डर जो है वो यही है कि मैं हिंदी लिखूंगा कैसे, इतने समय से मैंने हिंदी छोड़ दिया। महीना भर ये प्रैक्टिस करोगे तो वो डर अपने आप निकल जाएगा और उस कॉन्फिडेंस के बाद तुम अपने आप ऐसे लिखने स्टार्ट हो जाओगे। तो ऐसे और आंसर राइटिंग इन दोनों की रोज प्रैक्टिस करनी है, पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे प्रैक्टिस करनी है, तभी जाके कॉन्फिडेंस आएगा, तभी जाके तुम मेंस को टाइम के साथ कंप्लीट कर पाओगे। तो यही मेजर चीजें हैं जो मेरे को हेल्प करी थी, जो मैंने आपको बताई। बाकी जो डाउट्स हैं ऑनलाइन के अभी होंगे डाउट्स सर? नहीं, तो यही थे जो मेजर चीजें थी। बस कंसिस्टेंट रहो, इसके अलावा कुछ नहीं है। कोई इतना बहुत ही ज्यादा ऐसा नहीं है कि कोई क्वांटम मैकेनिक्स लग रही है, क्वांटम फिजिक्स लग रही है, इसमें बहुत ही बेसिक सी चीजें हैं, बस रोज करने की चीजें हैं। उनको रोज करोगे तो अपने आप बहुत ही सब इजी हो जाएगा। बाकी ऐसा कुछ है नहीं, बाकी सर सब बताते रहेंगे, जो भी है उन्हीं को फॉलो करते रहो। जो है